नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। जी हाँ, बिल्कुल आपकी जो एग्ज़ाम है वो अब एकदम नज़दीक आपके आ गई है, तो उन एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ही हम ये क्लास आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज की जो ये क्लास है वो इंडियन इकोनॉमी या फिर आप अगर बीए एलएलबी सेमेस्टर 5th में अगर आप पढ़ रहे हो, एएलयू के अंडर सेमेस्टर 5th में आप पढ़ रहे हो और आपकी इकोनॉमिक्स 3rd के नाम से चलती है, तो आपके वहाँ इंपॉर्टेंट है। और जिन बच्चों की मैक्रो इकोनॉमिक्स के तौर पे चल रही है वहाँ इंपॉर्टेंट है, और जहाँ पर इंडियन इकोनॉमिक्स के तौर पे चल रही है वहाँ तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो आज हम अपनी इस क्लास का एपिसोड नंबर 1 डिलीवर करने जा रहे हैं, जो यूनिट 1 और यूनिट 2 से होगा। तो कौन से है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और किन टॉपिक से वो रिलेटेड है, पहले बात कर लेते हैं हम। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, मीनिंग फैक्टर अफेक्टिंग कौन से हैं, प्लानिंग से रिलेटेड, और इकोनॉमिक पॉलिसी अप्रोच और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इनसे रिलेटेड फर्स्ट यूनिट है, उनके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और हाँ दोस्तों, ये क्लास अगर आप बीकॉम सेम 3rd में हो तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वहीं अगर आप एमकॉम में हो तो भी इम्पोर्टेंट है। देखो, इकोनॉमिक्स की यही खास बात होती है कि लगभग हर स्ट्रीम में वह अवेलेबल है किसी ना किसी फॉर्म में। तो बात करते हैं शुरुआत से, व्हाट इज़ मीन्ड बाय इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब देखो दोस्तों, ये जो वर्ड है यहाँ से आपको बड़ा क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है। ऐसे टाइप क्वेश्चन यहाँ से आएगा क्योंकि आपके पेपर का नाम ही इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान, इंडियन इकोनॉमिक्स या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपके अगर सिलेबस में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का टॉपिक है तो पहला क्वेश्चन आपके सिलेबस पेपर में यही देखने को मिलेगा। तो इसको समझते हैं कि मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हम जीविकोपार्जन या यूँ कहे लाइवहुड के लिए या अर्निंग हुड के लिए करते हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और वह जिस एटमॉस्फेयर में की जाती है, दैट मीन्स वहाँ पर कौन कौन से फैक्टर अवेलेबल है। नेशनल फैक्टर क्या है, इंटरनेशनल फैक्टर क्या है, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, कल्चरल रिसोर्सेज क्या है, पॉपुलेशन रिसोर्सेज क्या है। तो ये सारे फैक्टर जो हमारी इन एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। यानी कि आसपास के एटमॉस्फेयर में, आसपास के रीजन में कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है, उनका किस तरीके का एनवायरनमेंट है, वह हेल्दी है या अनहेल्दी है, या सपोर्टिव है या डिसपोर्टिव है, उन सबको म्यूचुअली हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बोलते हैं। डेफिनेशन की बात करें, the economic environment refers to all the external economic factor that influence the behavior, decision making and performance of individual businesses. It includes conditions and elements that determine the overall health एंड डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी। यानी इकोनॉमिक में या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर जो हमारे या बिजनेस यूनिट के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, और साथ ही में वह इकोनॉमिक की डायरेक्शन को और हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं। उन सब को हम म्यूचुअली क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 4 फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अफेक्ट करने वाले कोई 4 फैक्टर आप बताएं। इकोनॉमिक सिस्टम, यानी इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिस्टिक है या सोशलिस्टिक है या मिक्स्ड है वो। इकोनॉमिक पॉलिसीज़, यानी गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी या अदर इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ क्या किस तरीके की है, वह वहाँ सपोर्टिव है या उनको दबाने वाली है, किस तरीके की है। रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक की ग्रोथ की रेट क्या है। इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पॉलिसी क्या है, यानी नेशनल फैक्टर क्या है, पॉपुलेशन फैक्टर क्या है, बैंकिंग और इंश्योरेंस का सेक्टर किस तरीके का डेवलप्ड है। तो ये खूब सारे फैक्टर है जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या करता है, अफेक्ट करता है, या यूँ कहे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। अगर आप इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की डिटेल क्लास देखना चाहते हो तो हमारे सिलेबस में एक बीकॉम सेम 3rd के क्लासेज के नाम से अपलोडेड है, नाम है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को। आप इस क्लास को आप देख लीजिए। आपसे फिर किसी भी क्लास से रिलेटेड हो, अगर आपके पेपर में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का टॉपिक है तो ये क्लास आपके लिए रामबाण है। ये हमारी बीकॉम सेम 3rd की यानी PDSU क्लासेस के नाम पे ये अपलोड है, आप इसको सर्च कर सकते हो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के नाम से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, व्हाट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है, हम हमारे रिसोर्सेज को एनालाइज करके हमारे जो गोल्स हैं
उनको गोल्स को अचीव करने की जो एक प्लान तैयार करते हैं उसको ही क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। यानी इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू द डिलीवर्ड अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय द गवर्नमेंट टू अचीव स्पेसिफिक डेवलपमेंट गोल्स विद इन ए डेफिनिट पीरियड। यानी पर्टिकुलर सर्टेन पीरियड में हम हमारे जो ऑब्जेक्टिव है उनको अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से क्या करें, अचीव करना चाहिए, तो उसके लिए जो रोड मैप तैयार करते हैं दैट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। अब आप इकोनॉमिक प्लानिंग की डिटेल क्लास देखना चाहते हो तो आर्थिक नियोजन करके यानी इकोनॉमिक प्लानिंग करके एक क्लास हमारी अपलोड है, वह आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप किसी भी तरीके की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इकोनॉमिक प्लानिंग में इकोनॉमिक प्लानिंग की क्या ऑब्जेक्टिव है इंडिया में? तो पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम हमारी इकोनॉमी की क्या चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, उसका डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो एक ऑब्जेक्टिव तो हमारा ये है। सेकंड, रिडक्शन इन पुअर्टी एंड इनइक्वलिटी ऑफ वेल्थ। हम पुअर्टी को रिड्यूस करना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, एराडिकेट करना चाहते हैं, और जो वेल्थ की इनइक्वलिटी है उसको क्या करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं। तो ये हमारे गोल्स है। इसके अलावा आप और भी गोल्स कर सकते हो कि पॉपुलेशन पे कंट्रोल हो, ये भी एक प्लानिंग का वो रहा है, क्या है गोल रहा हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना, ये भी प्लानिंग का गोल रहा है। अगर आप चाहते हो कि सारी प्लानिंग आप एक ही वीडियो में देखें कि 1951 से 2017 तक किस तरीके से रही है, तो आप इस वीडियो में जाके देख सकते हो। यहाँ पर आप नीति आयोग को भी देख सकते हो, तो सारी चीज़ें अवेलेबल है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको मोस्टली जो स्टडी मटेरियल है वो हमारे चैनल पे मिल जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? पहला इंपॉर्टेंस है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हम उनका यूटिलाइजेशन क्या कर सके, बेहतर से बेहतर यानी ऑप्टिमम उनका यूटिलाइजेशन कर सके, ताकि हमारे सर्टेन जो गोल है उनको हम क्या कर सके, अचीव कर सके। नेक्स्ट है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, यानी हमारे जो कंट्री है या हमारा स्टेट है, ठीक है, उनका हर एक एरिया, हर एक रीजन क्या हो, इक्वली डेवलप्ड हो, ताकि ऐसा नहीं कि एक एरिया बैकवर्ड रह जाए और एक एरिया बहुत अच्छे से डेवलप कर दिया जाए। तो जो रीजनल डिस्पेरिटीज़ है उसको ख़त्म करना, या यूँ कहें बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट करना इकोनॉमिक प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंस है। फिर है रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड पोवर्टी। पोवर्टी को और अनएम्प्लॉयमेंट को क्या करना, रिड्यूस करना, या यूँ कहें एराडिकेट करना। एराडिकेट करना यानी ख़त्म ही करना। फिर अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कि एक सेल्फ सफिशिएंट हम अचीव कर सके, ताकि एक तरीके से यूँ कहे कि ऑटोमेटिक फॉर्म में आ सके इकोनॉमी, जिसमें सारी एक्टिविटी ऑटोमेटिक फॉर्म में चल सके, बहुत ज़्यादा उसमें गियर करने की ज़रूरत ना पड़े। ये तब होगा जब हम परफेक्ट एम्प्लॉयमेंट की तरफ चल जाए, फुल एम्प्लॉयमेंट हमारी इकोनॉमी में अचीव हो जाए, ऐसा तब होता है। तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग की क्या है दोस्तों, इम्पोर्टेंस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, व्हाट इज़ द इकोनॉमिक पॉलिसी NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। आपको जैसे पता ही है कि 1991 में हमारी इकोनॉमी एक आइडियोलॉजी से निकलकर दूसरी आइडियोलॉजी में क्या हो गई थी, शिफ्ट हो गई थी। एक आइडियोलॉजी से निकलकर दूसरी आइडियोलॉजी में हमने पूरी इकोनॉमी को शिफ्ट कर दिया था, और यहाँ पे हम LPG लेकर आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो क्या है ये? द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 रेफर्स टू ए सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फोकसिंग ऑन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी LPG मॉडल टू ओवरकम द इकोनॉमिक क्राइसिस। यानी उस टाइम जो हमारे पास हमारे सामने जो इकोनॉमिक क्राइसिस था, उस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए हमारी इकोनॉमी एक पूरी आइडियोलॉजी चेंज करके एक LPG मॉडल के तौर पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्टार्ट हुए थे। उसको ही क्या बोलते हैं, NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 बोला जाता है। इसको इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, मेंशन एनी 3 मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर द NEP। NEP में कौन से 3 मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे? पहला है लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। जो ट्रेड है और जो इन्वेस्टमेंट है उनके लिए क्या हो गई थी, गवर्नमेंट लिबरल हो गई थी, दैट इज़ लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट, तो बहुत सारा जो कंट्रोल था गवर्नमेंट का उसको कम किया गया और प्राइवेट सेक्टर को भी मोटिवेट किया। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे से बूस्ट हुआ और इकोनॉमी में बहुत अच्छी अपनी ग्रेप
बनाई। फिर है ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को हमने पूरे वर्ल्ड के साथ जोड़ दिया ताकि आराम से जो हमारे रिसोर्सेज है वो फ्लो हो सके, उसको हमने कहा ग्लोबलाइजेशन। तो 3 मेजर क्या हुए थे, चेंज हुए थे, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, एलपीजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है इसका क्या इम्पैक्ट आया। दोस्तों वैसे तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और हम एक टॉपिक से अगर 6 क्वेश्चन करवा रहे हैं, इट मीन्स हम उस टॉपिक को 360 पे डिस्कस कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपका तैयार हो रहा है। अब क्या इम्पैक्ट आया था इकोनॉमिक पॉलिसी का, इंक्रीज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी जैसे हमने एलपीजी मॉडल अपनाया, हमारे यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। राइज इन प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, क्योंकि पहले प्राइवेट सेक्टर दबा हुआ था, बहुत सारा लाइसेंस वाले सिचुएशन हुआ करती थी, तो एक साथ लिबरलाइजेशन आया तो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी बढ़ा। बूस्ट टू इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर एक साथ बूस्ट करता हुआ ग्रो किया। फिर है इकोनॉमिक ग्रोथ विद ग्लोबल इंटीग्रेशन, और दुनिया के साथ जुड़कर यानी बाकी रेस्ट वर्ल्ड के साथ हमारी इकोनॉमी अटैच हुई, इंटीग्रेट हुई और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। आज उसी का ही रिजल्ट है कि इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है या बन गया है, और उसके बाद अभी हम 3rd की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है और ये किससे ही पॉसिबल हुआ, ये एलपीजी के आने से ही पॉसिबल हुआ। अब यहाँ से बड़े क्वेश्चन क्या बनते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या बनेंगे। यहाँ से आपके सामने क्वेश्चन आएगा, डिफाइन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, डिस्कस इन डिटेल द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ ए कंट्री। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से आप क्या समझते हो और वो कौन से फैक्टर हैं जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमिक प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इंपॉर्टेंस है, उनको आप एक्सप्लेन करो और इकोनॉमिक प्लानिंग से आप क्या समझते हो। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। NEP 1991 का कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्कस इट्स मेन फीचर्स एंड इम्पैक्ट्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए डिटेल नोट ऑन द मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ऑल्सो इवेलुएट देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स। यानी क्रिटिकली एग्जामाइन करवा रहा है, यानी आपसे इस क्वेश्चन को शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, क्रिटिकली एग्जामाइन दी NEP 1991। सिंपल से आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ये थी अपनी फर्स्ट यूनिट। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड का जो सिलेबस है उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ, प्रॉब्लम्स इन इंडिया, पॉपुलेशन पॉलिसी, अनएम्प्लॉयमेंट, फैमिली वेलफेयर मेजर्स, एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस, स्ट्रेटेजी, टाइप्स एंड रेमेडीज, सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड लैंड रिफॉर्म्स, इन टॉपिक से रिलेटेड हम छोटे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए कंट्री ओवर ए स्पेसिफिक टाइम ऑफ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक पीरियड ऑफ टाइम में एक कंट्री में रहने वाले लोगों की जो पॉपुलेशन है या नंबर है उसमें जो इंक्रीज होता है उस इंक्रीज को क्या बोलते हैं दोस्तों, पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 2 मेजर प्रॉब्लम कॉज्ड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। पॉपुलेशन ग्रोथ में के होने से कौन सी मेजर प्रॉब्लम अपने सामने आई है उनको आप बताओ। तो पहला है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी ज़्यादा पॉपुलेशन होने से पहली जो मेजर प्रॉब्लम आई है सामने दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, और इसी के साथ आप इसको क्या कह सकते हो, पॉवर्टी, क्योंकि बेरोजगारी आई तो गरीबी भी उसके साथ। गरीबी तो क्या है कि बीपी के साथ जैसे शुगर फ्री आता है उसी के तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी तो अलाइड है एक दूसरे के साथ। फिर है प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज एंड पब्लिक सर्विसेज, क्योंकि अब जब मार्केट में लोग बढ़ेंगे यानी पॉपुलेशन जब बहुत ज़्यादा रेपिडली ग्रोथ होगी तो हमारे पास तो नेचुरल रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है। अब उन नेचुरल रिसोर्सेज पे क्या आएगा, प्रेशर आएगा। पहले जैसे मान लो हमारे पास इतना बड़ा ज़मीन का हिस्सा है, ठीक है, इस पर आराम से कितने मकान बन सकते हैं, 100 मकान बन सकते हैं। अब लोग ज़्यादा हो गए तो मकान कितने बनाने हैं, 300 बनाने हैं। ज़मीन तो हमारे पास उतनी है, अब इस पर पहले 100 मकान बन रहे थे, अब उस पर 300 मकान बनेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है इस इतने से रिसोर्सेज पे क्या आएगा, प्रेशर आएगा ही
आएगा। या इसको एग्जांपल इससे ले ले, पहले ये कुआं था, इसमें 100 लोग पानी पीते थे, अब पानी पीने वाले कितने हो गए 300। तो इस कुएं पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है इस पर क्या आएगा, प्रेशर आएगा पहले से ज़्यादा। तो ये 2 मेजर प्रॉब्लम हमारे सामने आई है आफ्टर ड्यू टू दी पॉपुलेशन ग्रोथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पॉपुलेशन पॉलिसी। अब पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है? Population policy refers to the measures adopted by the government to control population growth and improve the quality of life। यानी पॉपुलेशन ग्रोथ को मेजर करने के लिए या यूँ कहे उसको कंट्रोल करने के लिए और लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो मेजर्स या जो पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर आती है उसको कौन सी पॉलिसी बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं पॉपुलेशन पॉलिसी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन पॉलिसी। इंडिया की जो पॉपुलेशन पॉलिसी है उसके कोई 2 ऑब्जेक्टिव बताए। तो पहला है रिड्यूसिंग बर्थ रेट। हम चाहते हैं या हमारी पॉलिसी इस तरीके से डिजाइन करी है कि वह क्या हो कि बर्थ रेट कम से कम हो। बर्थ रेट कम हो यानी कि अगर जन्म लेने वाले लोग कम होंगे तो डेफिनेट सी बात है पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या होगी, स्लो होगी। सेकंड, प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग एंड वेलफेयर, और लोगों को समझाया जाए, फैमिली प्लानिंग उसको सिखाई जाए, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम लेकर आया जाए ताकि लोग आराम से या यूँ कहें छोटे परिवारों की ओर ज़्यादा रुझान जिनका हो। तो फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है या फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है उनको प्रमोट करना हमारी पॉपुलेशन पॉलिसी के क्या है, ऑब्जेक्टिव है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाई अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? कोई एक्स नाम का बंदा है, एक्स नाम के बंदे की डिजायर है कि वह क्या करे, काम करे, वर्क करे, और वर्क करके वह क्या करे, पैसा कमाए। लेकिन वह कोशिश कर रहा है वर्क ढूंढने की, काम ढूंढने की, फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि वर्कर की डिजायर होते हुए भी उसको काम नहीं मिल पाना या सूटेबल काम नहीं मिल पाना अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अगर वही आदमी उसकी इच्छा ही नहीं है फिर वह कहे कि मैं बेरोजगार हूँ तो वह बेरोजगारी नहीं कही जाएगी, उसको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहा जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल्स हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क कैन नॉट फाइंड सुटेबल जॉब। यानी वह उसकी इच्छा भी है काम करने की, बट इच्छा होते हुए भी उसको वह सुटेबल काम नहीं मिलना क्या बोला जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। नेम ऑफ 2 मेजर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट टाइप की कितने टाइप्स हैं इंडिया में? एक है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी एक पर्टिकुलर सीजन में एम्प्लॉयमेंट मिलना और एक सीजन में जॉबलेस रहना, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। सेकंड है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि इसमें आदमी काम करते हुए दिखता तो है, यानी लगता तो है कि वह काम कर रहा है, बट एक्चुअल में वह काम, उसके काम की जो प्रोडक्टिविटी है वह क्या है, 0। इसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, या यूँ कहे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, या यूँ कहे अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी। यानी जिसमें आदमी काम करता हुआ तो दिखता है बट उसके काम की प्रोडक्टिविटी क्या है, 0 होती है, दैट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा सर्कुलर अनएम्प्लॉयमेंट होता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, वो हम अनएम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी फैमिली वेलफेयर मेजर्स। फैमिली वेलफेयर मेजर्स क्या है या फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स क्या है? फैमिली वेलफेयर मेजर्स इंक्लूड एफर्ट्स टू प्रमोट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग एंड ओवरऑल फैमिली वेलबींग थ्रू एजुकेशन एंड मेडिकल सर्विसेज। यानी एजुकेशन और मेडिकल सर्विसेज से फैमिली के वेलबींग और फैमिली प्लानिंग को या हेल्थ को प्रमोट करने के लिए जो एफर्ट्स किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, फैमिली वेलफेयर मेजर्स या फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट इन इंडिया। इंडिया की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों इम्पोर्टेंस है? तो एग्रीकल्चर इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट एम्प्लॉयज ओवर 50% ऑफ द पॉपुलेशन, contributes to food security and support industries like textiles and food processing। यानी इंडिया की इकोनॉमी में लगभग 50% लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से ही अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं या एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। दैट्स वाई एग्रीकल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इसके अलावा ये सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को मोटिवेट करती है, लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड सिक्योरिटी को ये इंश्योर करती है। दैट्स वाई एग्रीकल्चर इज़ मोर इम्पोर्टेंट या मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दी
इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज़ द न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी? न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी क्या है? देखो हम बात करते हैं हमारा जो थर्ड 5 ईयर प्लान था 1959 से 1964 वाला। ठीक है, तो इसमें एक तो हमारे यहाँ पे अकाल पड़ा, ठीक है, ड्रॉट की सिचुएशन आई, चाइना के साथ वॉर हो गया, पाकिस्तान के साथ वॉर हो गया, और हम इस ड्रॉट की इन वॉर की वजह से आगे प्लानिंग करने में क्या नहीं थे, कैपेबल नहीं थे। तो हमारे सामने एक ऐसा बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि क्यों ना हम पहले अपने पैरों पे तो खड़े हो जाए और हम इतना अनाज पैदा करें कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। तो उस 1960 के डिकेड में हमारे यहाँ पे एक एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसके फादर बोले जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग और इंडिया में एम स्वामीनाथन। ठीक है, ये फादर है। 1966 के बाद ये स्टार्ट हुआ था, 60 के डिकेड में हुआ था। इसमें क्या किया जाता है कि एग्रीकल्चर में हाई क्वालिटी के हाई यील्डिंग बीज को यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर्स को यूज किया जाता है, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। दैट इज नोन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन, और इसी को क्या बोला जाता है, न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी। यानी द न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी लॉन्च्ड इन 1960s include the adoption of high yielding variety seeds, fertilizers, irrigation and modern techniques to increase agricultural productivity, also known as the green revolution। तो चाहे इसको न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी कह दो, चाहे ग्रीन रिवॉल्यूशन कह दो। मेंशन एनी 2 टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। इंडिया में कोई भी 2 तरीके की एग्रीकल्चर को मेंशन करो। पहला है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा है कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग, जिसमें हम कमर्शियल क्रॉपिंग को ज़्यादा लेते हैं। तो 2 तरीके की खेती हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी रेमेडियल मेजर टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर। इंडिया की जो एग्रीकल्चर है उसको इम्प्रूव करने के लिए कोई 2 आप उपाय बताओ, 2 रेमेडी बताओ। तो पहला है इम्प्रूव्ड इरिगेशन फैसिलिटीज़। इरिगेशन फैसिलिटीज़ को क्या करें, इम्प्रूव करें ताकि सही टाइम पे इरिगेशन हो, हम मानसून पे डिपेंडेंसी कम हो। फिर है यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड बेटर सीड। हम सही बीज यूज करें, सही टेक्नोलॉजी या मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करें ताकि हमारी जो एग्रीकल्चर है वह क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। नेम एनी 2 सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस इन इंडिया। इंडिया के जो एग्रीकल्चर है उसमें फाइनेंस के कई सोर्सेज हैं, कोई 2 सोर्सेज को आप बताओ। तो आप बता रहे हो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एंड रीजनल रूरल बैंक्स। इसके अलावा हो गया दोस्तों SBI, RBI, नाबार्ड, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक, हराद बीज और कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट। ठीक है, ये अलग सोर्सेज और हो गए। तो यहाँ से बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड व्हाट आर दी मेन, एक्सप्लेन दी मेन सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस इन इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, व्हाट आर दी लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं? लैंड रिफॉर्म्स रेफर्स टू चेंजेस इन लैंड ओनरशिप एंड यूजेज पैटर्न एम्ड एट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए और लैंड का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो लैंड की ओनरशिप है और उसके जो यूज करने के पैटर्न हैं उनमें चेंज करने के जो रिफॉर्म्स थे, उन रिफॉर्म्स को क्या कहा जाता है दोस्तों? लैंड रिफॉर्म कहा जाता है। यहाँ से इस सेकेंड यूनिट से बड़े क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं? व्हाट आर दी मेजर प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, डिस्कस दी गवर्नमेंट्स पॉपुलेशन पॉलिसी एंड इट्स की ऑब्जेक्टिव। यानी पॉपुलेशन पॉलिसी को समझाओ, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है और पॉपुलेशन ग्रोथ के क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकती है उनको डिस्कस करो। व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट, क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट? एक्सप्लेन दी वेरियस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेलेंट इन इंडिया एंड सजेस्ट सुटेबल रेमेडीज। उनको अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उनको एक्सप्लेन करो और उनको दूर करने की रेमेडीज़ को बताओ। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है? डिस्कस दी न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी एंड इट्स इम्पैक्ट। नई न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट है, उसको समझाओ। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस। व्हाट आर द मेजर सोर्सेज
of agricultural finance in India also explain the role of land reforms in agricultural development। तो बड़े क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर देखे। तो ये थी आज की क्लास जहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जो आपके एग्जाम को और भी आसान बनाएंगे। बने रहे, जुड़े रहिए करियर एजुनेस्ट कोचिंग के साथ, जहाँ पर आपको एग्ज़ाम के लिए हम आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड डोज यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो जल्द ही मुलाकात होगी इसके सेकेंड एपिसोड में, जहाँ पर हम बाकी जो 2 यूनिट है उसके भी शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।